नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और हम आज स्वागत कर रहे हैं ओंकार चौधरी जी का। और आज का विषय है नमस्कार। राजस्थान की राजनीतिक स्थिति। उसके लिए हमने एक क्विक सर्वे किया है और उसकी पहले आपको मेथडोलॉजी बता दूं। उसकी जो मेथडोलॉजी है वो ये है कि हमने जो हमारे पास एक सैंपल बेस तैयार है उसमें से लगभग 1500 लोगों को फ़ोन पर संपर्क करके और 4 क्राइटेरिया, क्योंकि ये क्विक सर्वे था इसलिए 4 क्राइटेरिया पर उनके ओपिनियन मांगे और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, जिससे उस 4 क्राइटेरिया के इर्द गिर्द जो और भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिले, लेकिन उनको टैबुलेट नहीं किया। तो ये जनरली इसके बारे में बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं इसके पहले कि वो हम रिजल्ट्स आपके सामने लाएं, ओंकार जी से मैं पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं राजस्थान की राजनीतिक स्थिति के बारे में? आप क्या सोचते हैं आज के दिन? आजकल तो जो राजनीति का विद्यार्थी है, बेसिक जो राजनीति के गुर सीखने की कोशिश कर रहा है, उससे भी अगर पूछें तो बड़े आराम से वो यही बता देगा कि जो पंजाब में हुआ है उससे बुरा हाल राजस्थान में कांग्रेस का होने जा रहा है। क्योंकि पंजाब में भी जो कुछ हुआ है वो किसका किया धरा था, उन्हीं का किया धरा राजस्थान में भी है। बस अंतर इतना है कि वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस तरह की एरोगेंसी नहीं दिखाई, या उस तरह की एरोगेंसी दिखाने का उनको मौका दिया नहीं गया, और पैराशूट से वहां पर लोग पहुंच गए और शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक बुला ली। तब उनको पता चला कि नेता बदला जा रहा है। यहां भी 25 सितंबर को भेजे तो थे, लेकिन अशोक गहलोत ने खेल कर दिया और धारी हल्के यहाँ इकट्ठा कर दिए वो सब। एक महाड्रामा। उसके बाद उनको विधानसभा स्पीकर के पास भिजवा दिया कि हम तो इस्तीफा दे देंगे, और तमाम तरह की बातें वहां से आ रही हैं। लेकिन जो नाटक नौटंकी इस समय राजस्थान में चल रहा है, इसको राजस्थान के मतदाता जो लोकसभा और विधानसभा के लिए मत डालते हैं या दूसरे स्थानीय निकाय बॉडीज के लिए मत डालते हैं, वो भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है और कांग्रेस नेतृत्व इस सब से, इस ड्रामे से निपट कैसे रहा है। तो और राजस्थान के बाहर के लोग भी, हम जैसे भी दिल्ली में बैठ करके देख रहे हैं। आप तो बिल्कुल राजधानी में बैठे हुए हैं, तो आप बहुत नज़दीकी से ये सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो सबको पता है संजय जी कि राजस्थान में एक्चुअल में होने क्या जा रहा है, और अब समय नहीं है इनके पास बिल्कुल भी। जितना भी डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने का समय नहीं है। 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उससे पहले कर्नाटक। तो समय बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन कर भी दिया जाता है, जैसी सुबह खबरें आ रही थी कि साहब मन बना लिया है, इस्तीफा ले लेंगे, वो देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अगर नेतृत्व परिवर्तन कर भी देते हैं तो भी क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। और सचिन पायलट को भी अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं तो क्या गारंटी है कि उनको किसी तरह की अंतर कलह का या विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो बन भी जाते हैं तो कौन सा गुणात्मक राजनीतिक बदलाव ले आएंगे कि जितना लोगों का मोहभंग हुआ है और जिस तरह की नाराजगी है अशोक गहलोत को लेकर के भी, उनकी सरकार के कामकाज को लेकर के भी, और कांग्रेस नेतृत्व के तौर तरीकों को लेकर के भी, वो उसको खत्म कर देंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का हेडिंग आपने लगाया है वो बिल्कुल अक्षरशः है, सत्य है। एक और राज्य से मुझे लगता है कि कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बंधने के इंतजाम इन लोगों ने कर दिए। वैसे जो वर्तमान सरकार है, अशोक गहलोत का तीसरा मुख्यमंत्री का यह कार्यभार है, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने।
और इसके पूर्व वो जब 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, तो जब पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे, तो वे कांग्रेस को 156 से 56 पर ले आए थे। और जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे थे, यानी 2008 से 2013 के कार्यकाल में, और उस समय उनको बिल्कुल फ्री हैंड था और उन्होंने 5 वर्ष बिल्कुल निर्बाध शासन किया। और ऐसा कहा जाता है लोगों में कि भई वो ठीक-ठाक उनका कार्यकाल था। तो उसके बाद फिर जनता ने उनको 21 सीटों से नवाज़ा। 2013 में 200 में से 21 सीटें। बस जब अंत में जब कैलकुलेशन चल रहा था, तो बस यही एक विचारणीय प्रश्न रह गया था। लोगों को केवल यही उत्सुकता थी कि भई ये विरोधी पक्ष के नेता बनने लायक सीटें ला पाएँगे कि ये नहीं ला पाएँगे, कि ये 19 पे रह जाएँगे या 20 पहुँच जाएँगे। तो वो 21 पर आ गए। ये इनकी उपलब्धि रही है मुख्यमंत्री के रूप में। और 1998 में भी जब सरकार बनी थी, तब परशुराम मदेरणा और नवल किशोर शर्मा को सामने रख के चुनाव लड़ा गया था। 2008 में जब सरकार बनी थी, तब सीपी जोशी जो थे वो चेहरा बने हुए थे। 2018 में जब सरकार बनी, तो सचिन पायलट चेहरा बने थे। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अपने दम पर अशोक गहलोत जी एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर हम एक तरफा ही मतलब अशोक गहलोत को ही दोष ठहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा वसुंधरा राजे, उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो इनसे कम थोड़ा है। और आप वो सहमत देखिए हूँ मैं आपसे बिल्कुल। लेकिन लेकिन उनका एक इसमें अंतर ये है कि जो आपकी 2003 में और जो 2013 में सरकार आई, दोनों समय वसुंधरा राजे को चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया गया था। हाँ, तो पर वो मैं ये दोनों कह रहा हूँ चुनाव वसुंधरा ने जीते और मुख्यमंत्री रहने के बाद 2 हारे। तो उनका 2 टू ऑल है। 2 बिल्कुल, जीते, बिल्कुल। 2 हारे। इनका हाँ, तो 0-5 है। नहीं या कह सीटें सकते कम। हैं हाँ, 0 टू तो है ही है, बाकी 3 तो इन्होंने जीते नहीं, लेकिन 2 हारे तो अवश्य हैं अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। हाँ, सीटें कम लाने के मामले में जैसे 163 सीटें थी पिछली विधानसभा में, जब वो मुख्यमंत्री बनी, और जब भारतीय जनता पार्टी हारी, तो 90 सीटें घटा कर के वो 77 पर 73 पे अटक गई। 73 पे आ गई थी, 73 हाँ, पे आ गई थी। 73 पर अटक गई थी। तो वो भी सीटें कम करने के मामले में तो बिल्कुल कम नहीं है। वैसे मैं इसके लिए जो इनका कामकाज रहता है और जो इनके वादे रहते हैं, उसके प्रति जो इनकी असंवेदनशीलता रहती है, और जो इनका तौर तरीका रहता है शासन में आने के बाद, चाहे अशोक गहलोत हों, चाहे वसुंधरा राजे हों, कोई कसर का तो है नहीं। उनकी एरोगेंसी भी कोई कम नहीं रहती है, और उनकी एरोगेंसी तो कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के प्रति ही नहीं, अपने नेतृत्व के प्रति भी रही है वसुंधरा राजे की। और वो ऐसे एक तरीके से गले में अटकी हुई हैं कि वो, एक कहावत है कि निगला जाए ना उगला जाए, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बीजेपी नेतृत्व के लिए हो गई है। अशोक गहलोत इस मामले में जो वहाँ भी अंतर्विरोध हैं, मतभेद हैं, कभी-कभी बयानबाजी भी हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह का खेल यहाँ चल रहा है कांग्रेस में, और जो खेल है, इसकी वजह भी मोटे तौर पर संजय जी समझ में आती है कि इनका नेतृत्व, यानी कांग्रेस जिसको हाई कमान बोलते रहे हैं लोग, वो इतना कमजोर हो चुका है और वो इतना कर्तव्य विमुख हो चुका है, उसको कुछ जैसे सूझता ही नहीं है आजकल कि अगर क्राइसिस है संगठन के स्तर पर, सरकार के कामकाज को लेकर के, लीडरशिप के सवाल को लेकर के, या जो वायदे किए थे वो पूरे ना कर पाने की वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सामने आ रहा है, उसको कैसे। मुझे तो याद है जब मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता था, तो सोनिया गांधी चेयरपर्सन हुआ करती थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो अलग-अलग जगहों पर
वो मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक बुलाया करती थी। एक बार आपके राजस्थान में भी हम लोग आए थे, माउंट आबू में उन्होंने रखा था। तो अलग-अलग जगहों पर बैठ कर के वो चाहे औपचारिकता भर हो, लेकिन एक मैकेनिज़्म बना हुआ था कि आप मुख्यमंत्रियों को जवाबदेह भी रखें, उनके कामकाज की समीक्षा भी रखें, जो वादे किए गए थे वो पूरे हो पाए कि नहीं हो पाए, इसकी भी समीक्षा करें। एक फीडबैक लेने की भी एक कवायद थी कि पब्लिक में किन-किन मुद्दों को लेकर के नाराज़गी चल रही है, पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति। लेकिन जब आपका नेतृत्व इतना कमज़ोर हो जाए कि अगर ईडी उनको नोटिस दे कर के बुला रही है इंट्रोगेशन के लिए और आपको वहाँ सड़कों पर मुख्यमंत्रियों को खड़ा करना पड़े भीड़ के साथ, तब अगर आप इस तरह के ऑब्लिगेशन लेंगे मुख्यमंत्रियों से, अपने पार्टी के नेताओं से, वर्कर से, तब आप में नैतिक बल बचता नहीं है कि आप किसी की जवाबदेही सुनिश्चित करें या बुला कर के झाड़-पोंछ करें कि भई आप कर क्या रहे हैं। और निरंकुशता, अनुशासनहीनता, एक दूसरे के सिर पर चढ़ कर के ब्लेम गेम करना, ये सब इधर के वर्षों में कांग्रेस में कुछ अधिक ही देखने को मिल रहा है। इससे पहले तो कहा जाता था और नटवर सिंह ने अपनी किताब में एक जगह इस बात की चर्चा भी की है कि एक बार अर्जुन सिंह से किसी बात को लेकर के सोनिया गांधी नाराज हो गई, तो अर्जुन सिंह उनके यहाँ आ गए क्योंकि नटवर सिंह उन दिनों सोनिया गांधी की कोठरी में हुआ करते थे। उनके बड़े नाक के बाल हुआ करते थे। तो अर्जुन सिंह लगभग उनके पास जाकर के रो दिए कि मैडम जो है पिछले इतने महीने से मेरा फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं और जो भी नाराज़गी है मेरी तरफ से आप सफाई दे दीजिए जाकर के, मैं उनका पूरी तरीके से वफ़ादार हूँ। जहाँ कहेगी वहाँ धूप में खड़ा हो जाऊँगा। और नटवर सिंह ने लिखा है कि मैंने मैडम को जाकर के ब्रीफ़ किया, फिर उनको बुलाया भी गया, बातचीत भी हो गई, सारी चीज़। कहने का आशय ये है कि एक दौर था, लंबा दौर था कि गर्दन तिरछी करके अगर सोनिया गांधी किसी की तरफ देख लेती थी तो उसका पेट का पानी ढीला हो जाता था। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज क्या सिचुएशन है? जो 10 जनपद चाहता है कि सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाए राजस्थान की, क्या अशोक गहलोत उसके लिए तैयार हैं? 25 सितंबर को जो वहाँ पर पर्यवेक्षकों का दल भेजा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जो आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अजय माकन, उनका क्या जुलूस निकाला इन लोगों ने मिलकर के। उसके बाद 10 जनपद भी गए, माफ़ी माँगने का नाटक भी किया और उसके बाद फिर अब सचिन पायलट को गद्दार बता दिया। तो ये सचिन पायलट को गद्दार थोड़ा बता रहे हैं। ये सीधे-सीधे 10 जनपद को यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को चुनौती दे रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे। और इतने एमएलए हैं तो उसमें से 10 से ज़्यादा एमएलए इनके साथ नहीं है। ऐसे गद्दार आदमी को हम कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, जो 35 दिन तक मानेसर के होटल में पड़े रहे और जिनको हरियाणा सरकार की रक्षा और सुरक्षा, अभिरक्षा सब कुछ प्राप्त था। तो अशोक गहलोत जो कुछ कर रहे हैं, इनसे कैसे निपटेगा कांग्रेस का नेतृत्व, ये अपने आप में जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन वो कैसे भी निपटे और ये कैसे भी निपट जाएँ और सचिन पायलट बन भी जाएँ, तो भी क्या कर लेंगे? राजस्थान में जितनी हालत बुरी हो चुकी है कांग्रेस की, इसके बाद तो बस वो राम नाम सत्य वाला जो है वही बाकी बचा हुआ है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। जी, बिल्कुल सही बात है। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ कि राजस्थान की जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है। राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 83 जो हैं वो पश्चिमी राजस्थान में हैं और 117 जो हैं वो पूर्वी राजस्थान में हैं। और पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान मिला के हम बता रहे हैं पूर्वी राजस्थान को। और पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतया 2-3 क्षेत्र हैं। एक आपका जोधपुर रीजन जो मेवाड़ है जिसमें जोधपुर डिवीज़न प्लस नागौर आता है और उसके अतिरिक्त फिर बीकानेर शेखावाटी रीजन है जिसमें बीकानेर जो डिवीज़न है वो आता है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और उसके अतिरिक्त शेखावाटी क्षेत्र के 2 ज़िले सीकर और झुंझुनू ये आते हैं।
ये मिला के 83 सीटें यहाँ पर होती हैं। और फिर जो 117 सीटें जो बनती हैं उसमें जयपुर क्षेत्र आता है और सेंट्रल राजस्थान, अजमेर आता है, मेवाड़ की लगभग 36 सीटें होती हैं जिसमें उदयपुर डिवीज़न और भीलवाड़ा आता है। फिर ढूंढाड़ का क्षेत्र यानी कोटा डिवीज़न जो है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये है आता है। और एक चंक आता है उत्तर पूर्वी राजस्थान का जिसको गुजर मीणा बेल्ट बोलते हैं, जिसमें गुजर और मीणाओं की बहुतायत है। और वो ज़िले जो हैं वो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली ये ज़िले जो हैं ये मिलकर बनते हैं। अब मैं याद दिलाऊँ आपको कि 2018 के चुनाव में जो मत प्रतिशत का अंतर था वो केवल आधा प्रतिशत था, केवल आधा प्रतिशत 0.5 यानी सही 38.77% जो था वो भाजपा का था और 39.3% जो था वो कांग्रेस का था। तो इस 0.53% के अंतर से कांग्रेस जो थी वो लगभग 26 सीटें ज़्यादा लेकर जीत गई थी। और मेवाड़ को छोड़कर, जहाँ मेवाड़ में वो पीछे थी भाजपा से, और जोधपुर मारवाड़ का जो साउथ का एरिया था यानी पाली, जालौर, सिरोही उसमें भी पीछे थी वो, और अन्य क्षेत्रों में वो आगे रही थी। विशेषकर ये जो 26 का जो अंतर आप देख रहे हैं वो इसलिए है कि ये जो गुजर मीणा बेल्ट है यानी कि दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, इसकी 24 सीटें होती हैं। इस 24 में से 19 सीटें जीती थीं कांग्रेस ने, भाजपा केवल 1 सीट जीती थी और शेष जो सीटें थीं वो बीएसपी लेके गई थी। तो ये जो एक आप देख रहे हैं कि ये 24 में से 19 एक ही सीट भाजपा जीत पाई, यह सचिन पायलट का जादू था। और ये केवल और केवल सचिन पायलट के कारण, क्योंकि राजेश पायलट के बाद पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जो गुजरों और मीणाओं को एक जादम पे बैठा के उनके एक साथ वोट ले पाया। नहीं तो यहाँ पर गुजर और मीणा सदैव अलग अलग पालों में एक दूसरे के आमने सामने पाए जाते हैं। सही और इसके विपरीत मैं याद दिलाऊं जनता को कि जो 2013 का जो चुनाव था उसमें दोनों के बीच में 12% से अधिक का अंतर था, और उस 12% के अंतर में सीटें जो थी वो 140 से अधिक है, 142 सीटों का अंतर आ गया था। भाजपा की लगभग 45% से कुछ अधिक वोट थे और 33% से कुछ अधिक वोट थे हमारी कांग्रेस के। और ये जो एक सीटें इन्होंने जो जीती भी थी, तो मुझे याद है उस समय हम गिना करते थे भाई इस डिवीजन में 1 है, इसमें कहाँ है, किधर है। बिल्कुल टोटल सफाया जिसको बोलते हैं वो स्थिति आ गई थी। अब हम आपके सामने लाते हैं कि हम आपके सामने लाते हैं जो हमने जो सर्वे किया है, जो क्विक सर्वे है, जो हमने टेलीफोन के माध्यम से किया है। तो इसमें जो अंतर आ सकता है वो जो नॉर्मल अंतर जो ±3% का होता है उससे अधिक आ सकता है। तो फिर भी हम इसको आपके सामने लाते हैं और ये भी कहते हैं कि वो यदि 5% का भी अंतर आ जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि परिणामों में अधिक अंतर आएगा। कुछ नहीं तो होने वाला। तो सबसे पहले हम अशोक गहलोत जी के बारे में हम लाते हैं ये पहले अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता के बारे में। पहले ये है हाउ इज द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। तो बात देखिए, कह रहे हैं वेरी गुड 3% और गुड 15%, पुअर 50, वेरी पुअर 24,
नो ओपिनियन 8। अब आप ये बताइए ऐसी सरकार का क्या होगा? और आप अपना ओपिनियन व्यक्त करें इस आंकड़े पर। यदि आपको ये आंकड़े अविश्वसनीय लगते हैं तो वो भी कह दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप जब इन 3 राज्यों के चुनाव हो रहे थे 2018 में, तब के अगर राहुल गांधी के भाषण देखें उठा करके, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, किस-किस तरह के वादे उन्होंने किए थे। और मुझे तो याद आ रहा है, संजय जी आपको भी याद आ रहा होगा, दर्शकों को भी याद आ रहा होगा, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन गिनिएगा और किसानों के सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस अंदाज में भाषण दिया करते थे। और क्या गत करके छोड़ी है। देखिए, मध्य प्रदेश इनके हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, सब जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो भी कुछ किया गया, वही राजस्थान में सचिन पायलट के साथ किया गया है। सचिन पायलट, उनके पास हो सकता है स्ट्रेंथ उतनी ना हो, लेकिन अगर हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया में साहस था। उनके पास भी कितने एमएलए टूट करके आए थे, 20-22 आए थे। इनके पास भी 18-19 तो थे। तो ये एक रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप, अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके जो समर्थक विधायक या मंत्री हैं उनके कामकाज नहीं हो रहे हैं, या जो बहाना उस समय बनाया था सचिन पायलट ने कि जो वादे किए थे लोगों से वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, अगर उन पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, तो फिर वही होता है जो सचिन पायलट के साथ राजस्थान में हुआ है। और ये जो आपके आंकड़े हैं संजय जी, ये अगेन यही शो कर रहे हैं जो सचिन पायलट सितंबर 2020 में कह रहे थे मानेसर होटल से, कि लोगों के कामकाज नहीं हो रहे हैं, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। कानून व्यवस्था और तमाम दूसरी चीज़ों पर भी उन्होंने दबी ज़बान से लेकिन रेखांकित किया था उन चीज़ों को। तो अगर परफॉर्मेंस वेरी गुड केवल 3% है, तो ये 3% जो हैं वो उनके बहुत बड़े भक्त रहे होंगे जो ये कह रहे हैं। और गुड कहने वाले इनके रिश्तेदार, कांग्रेस के समर्थक, जो हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं वो होंगे। और बाकी पुअर, वेरी पुअर, ये सब कहने वाले हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे। तो अगर पुअर और वेरी पुअर कहने वाले 74% हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि सरकार की गत क्या होने वाली है। जी। वैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने ये जो पोलिंग के जो सैम्पलिंग है, क्योंकि ये मेरा सैंपल जो है ये लगातार इवॉल्व होता रहता है और आज से नहीं, वो 30-40 वर्ष से ये प्रतिष्ठित सैंपल है। तो इसमें बिल्कुल बराबर संख्या है और इसमें सही। लगभग 50% इस सैंपल में 50% ऐसे लोग हैं, 50% से अधिक होंगे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है पिछली बार। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मोहभंग है, ये पूरी तरह से स्विंग है, ये हाँ, हाँ। ये जो दिखा रहे हैं इसमें। तो सही। इसके बाद में अगला हम लेते हैं, हाउ पॉपुलर इज अशोक गहलोत। फिर मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें जो जिन्होंने कांग्रेस का वोट दिया उनकी संख्या 50% से अधिक है। और उनसे अलग से भी जब हमने पूछा तो उनमें से बहुतों ने कहा कि हमने तो सचिन को देख के वोट दिया था, इनको अशोक जी को देख के वोट थोड़ी दिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 7% पॉपुलैरिटी के साथ ये सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री, और 77% लोग इनके विरोध में हैं और डोंट नो 16% है, वो भी काफ़ी बड़ा प्रतिशत है, यानी बहुत सारे लोग इंडिफरेंट हैं। तो आप सोच सकते हैं ये सरकार कैसी चल रही होगी। जी। देखिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पसीना बहाया था वापसी के लिए, और राजस्थान में जैसा आपने भी जी, कहा। मध्य प्रदेश में चंबल के कारण ही सरकार आई थी वो, बिल्कुल। क्योंकि चंबल की उनकी 26 से 27 सीटें थीं, उनमें से उन्होंने 20 से अधिक जीती थी। सही, सही। और
राजस्थान में सचिन पायलट ने दिन रात एक कर दिया था। बिल्कुल वो जमीन पर उतर करके लोगों के पास जा रहे थे, उनकी समस्याओं को उठा रहे थे। और जो वसुंधरा राजे सरकार के कामकाज से लोग नाराज थे, उनको एक तरीके से कांग्रेस की तरफ मोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ और दर्शकों को भी बताता हूँ, मैंने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को कवर किया है दिल्ली में रहते हुए। मेरी बीट हुआ करती थी कांग्रेस लोकसभा, यानी एआईसीसी लोकसभा और होम मिनिस्ट्री, कई स्टेट भी देखता था। कांग्रेस का जो काम-काज करने का तरीका है और कांग्रेस में जो डिसीजन मेकर हैं, जो मतलब यहाँ बैठ कर के ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को नीचे से काटते हैं। इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो कभी चुनाव जीतते नहीं थे या जो बैकडोर से पार्लियामेंट पहुँचाए जाते थे, यानी राज्यसभा पहुँचाए जाते थे। बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ ऐसे नेताओं में, और वो ही ये तय करते थे कि किस राज्य में किसको प्रमोट करना है, किसको हतोत्साहित करना है या किसकी जड़ें काटनी है, किसकी जड़ें हिला करके सूखने के लिए ज़मीन के ऊपर छोड़ देनी है। कांग्रेस जो बर्बाद हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है, इनकी बरसों की ये कवायद और मेहनत है जिसकी वजह से कांग्रेस चौपट हुई है। अलग-अलग राज्यों में गुटबाजी पैदा करना, एक दूसरे के सींग आपस में लड़ाना, कांग्रेस को एक तरीके से कमजोर करने वाले कहीं और नहीं 24 अकबर रोड में बैठे रहते हैं। और ये जो 10 जनपद परिवार है, ये दिमाग से पैदल है। उनको जो बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, इनके जो कान भर दिए जाते हैं, वो ये मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और जैसा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि 2014 के बाद तो वो मैकेनिज़्म भी ध्वस्त कर दिया राहुल गांधी ने, जब से वो उपाध्यक्ष बनाए गए थे संगठन के, कि जो वरिष्ठ नेताओं से सलाहें ली जाती थी अलग-अलग राज्य के संगठनों के बारे में, सरकार के बारे में, समस्याओं के बारे में, आगे के लिए क्या रोड मैप बनाना है उसको लेकर के। तो बहुत मतलब कहना चाहिए कि नियोजित तरीके से बर्बाद किया गया है कांग्रेस को। वहाँ कमलनाथ को भेजना, यहाँ अशोक गहलोत को भेजना, ये डिसीजन अगर सोनिया गांधी का था, तो और उस समय भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, राहुल गांधी चाहते थे कि यहाँ पर सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं श्योर जी, नहीं आप हूँ, सही कह रहे हैं। वहाँ के लिए मैं श्योर नहीं मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन राजस्थान के लिए वो चाहते थे कि राहुल गांधी के यहाँ सचिन पायलट को कमान दी जाए। लेकिन उस समय सोनिया गांधी ने सोचा कि ज़्यादा विश्वास मैं अशोक गहलोत पर कर सकती हूँ। उस समय तक सोनिया गांधी की चल रही थी कांग्रेस में, और उसका पूरा फ़ायदा अशोक गहलोत ने उनके खेमे ने उठा लिया। अब हालत ये है कि सोनिया गांधी की नहीं चलती है, राहुल गांधी की चलती है, लेकिन राजस्थान में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की भी नहीं चल पा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत अब पद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशंस अलग-अलग स्टेट में अगर पैदा हुई हैं, कारण और बहुत सारे हैं कांग्रेस के, भारत मुक्त कांग्रेस बनने के, पर जो सर्वोच्च लीडरशिप है उसके स्तर पर जो ये खेल किए गए हैं, काटने के, छाँटने के, गुटबाजी के और अपनी चलाने के। एक बार वो सत्यपाल मलिक ने मेरे से इंटरव्यू में कही थी, 2011 की बात है। ऐसे ही कुछ चर्चा थी, उन्होंने कहा कि एवरेस्ट इसलिए एवरेस्ट है क्योंकि उसके नीचे बहुत सारी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। हिमालय क्षेत्र में अगर कोई एक एवरेस्ट है तो बहुत सारे नीचे, लेकिन अगर कोई छोटी पहाड़ी ये सोचने लगे कि मैं एवरेस्ट कहलाऊँ, तो ये कैसे संभव है? तो ये कांग्रेस में जो एक हायरार्की थी प्रदेशों में भी, मुझे याद है संजय जी, अगर थोड़ा-सा टाइम हो, जी हाँ, जी। तो एक दौर था जब जिलों में कोई सभा होती थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की या प्रधानमंत्री की, तो पता है उस सभा की अध्यक्षता कौन करता था? उस जिले का अध्यक्ष करता था।
वो जो जिले के अध्यक्ष को आप सम्मान दे रहे हैं, उसका प्रभाव कितना बड़ा होता था उस समय जिले के कार्यकर्ताओं पर, ब्लॉक प्रमुखों पर, ब्लॉक के जो सदस्य थे उन पर, जिला परिषद के सदस्यों पर, नीचे जो वार्डों में काम करते हैं आपके कार्यकर्ता उन पर, उसका अंदाज़ा ये लोग लगा नहीं सकते हैं जो आज की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ 10 जनपथ में जो चापलूसी करते हैं, जो परिक्रमा करते रहते हैं, उनको सिर पर बैठा कर के रखना और जो ज़मीन पर काम करके आपके संगठन को मजबूती देते हैं, आपके लिए लोगों को जिता कर के लाते हैं, उनको पनिश करना, उनको अपमानित करना, इसी की वजह से कांग्रेस का भट्टा बैठा है और वो उसका सबसे निकृष्टतम उदाहरण जो है, वो हम राजस्थान में देख रहे हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया आपके प्रश्न राजस्थान के बारे में कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं कोई भी प्रश्न उत्तर देने में राजस्थान के बारे में पूरी तरह से जी। सक्षम हूँ और राजनीति राजस्थान की ओंकार जी भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी से अनुरोध है कि कृपया लाइक का बटन दबा दें। लाइक का बटन दबाने के साथ-साथ आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है जिन्होंने नहीं किया है और बेल आइकॉन भी उनको दबाना है और साथ में चैनल को सपोर्ट करना है, जिसके लिंक्स आप नीचे चलते हुए देख रहे हैं और वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। तो ये यहाँ तक आ गए तो अब इसका परिणाम क्या होगा? आगे क्या परिणाम होगा? आज के दिन यदि चुनाव हो जाएँ तो क्या होगा? ये हमने पूछा हमारा जो सैंपल सेट था उससे और यह मोटा-मोटा वोट शेयर निकल के आया है। और ये जो वोट शेयर आप देख रहे हैं, बीजेपी 47, आईएनसी 31 और अदर्स 22। मैं आपको 2013 का याद दिला दूँ, 2013 का जो प्रतिशत था, वो था 45, 33। 45, 33, 22 वो इससे भी बड़ा अंतर इस समय दिख रहा है। अभी 1 सही। वर्ष से ऊपर है लगभग लगभग मैं कहूँगा एग्ज़ैक्ट 1 वर्ष है। पिछली बार 3 दिसंबर को चुनाव हुए थे संभवतः 3 और 3 और 6 दिसंबर को चुनाव हुए थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो लगभग पूरा 1 वर्ष है। अब इस 1 वर्ष में इसमें क्या सुधार हो सकता है? पहली बात तो ये है कि क्या आप इससे सहमत हैं कि ये जो आप देख रहे हैं मत प्रतिशत, क्या यह अतिशयोक्ति है? क्या इसमें कोई बायसेस या प्रेजुडिसेस आपको लगते हैं? या आपको लगता है कि ये मोटा-मोटा सही है? जी। देखिए, मोटे तौर पे मैं एक और आंकड़ा रख देता हूँ। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 38.3% वोट मिला था और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये बढ़ कर के चला गया बीजेपी के पक्ष में 59.07, यानी करीब-करीब 21% संजय जी बढ़ गया, क्योंकि वो लोकसभा के लिए चुनाव था और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ने थे और कांग्रेस को जो 1 साल पहले करीब-करीब 39% वोट मिला था, वो घट करके रह गया 34% और सीटें भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटें मिली और कांग्रेस 2014 की तरह शून्य। 25 ही मान लें क्योंकि जो एक सीट नागौर की थी वो भी गठबंधन में ही थी। हाँ, आरएलपी वो भी एक वो तरीके से गठबंधन में थी भारतीय और जनता। एलपी से चुनाव एज़ एनडीए लड़ा था। बिल्कुल। तो ये जो अंतर आता है और वो अगर जो पहले आंकड़े आपने दिखाए हैं, अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी, इनकी सरकार के कामकाज की पॉपुलैरिटी या स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता, उसके संदर्भ में अगर देखें और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि वसुंधरा राजे एक बड़ी सिरदर्दी है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो किसी पार्टी की या किसी पार्टी की लीडरशिप की, उस पार्टी और सरकार की अंतर्कलह की,
उस व्यक्ति के सामने जो जिसको ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया और जो बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस पार्टी का, उसके सामने जो महाड्रामा हुआ 25 सितंबर को, उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है क्या? और जो सिचुएशन में लाकर के कांग्रेस पार्टी को और गहलोत सरकार को इस समय लाकर के खड़ा कर दिया है, मैं तो इसका सारा दोष अगर कोई मुझे कहे तो कांग्रेस नेतृत्व को दूँगा। क्योंकि सारा संकट खड़ा हुआ अगर किसी का किया हुआ है राजस्थान में, तो उसके लिए 10 जनपद परिवार ज़िम्मेदार है और कोई नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर भारतीय जनता पार्टी और बेहतर परफॉर्मेंस करती है, मोदी का चेहरा होगा ही होगा। वहाँ वसुंधरा राजे या कोई आपके शिवराज चौहान या रमन सिंह, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे चेहरे नहीं हैं जैसे योगी आदित्यनाथ चेहरे हैं या हिमंता बिस्वा शर्मा चेहरे हैं। उनकी अपनी एक ब्रांडिंग बन गई है, उनकी अपनी एक पहचान बन गई है, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग और ब्रांडिंग हो गई है। तो वैसे ये 3 चेहरे नहीं हैं। ऐसे में सहारा और पूरी तरीके से दारोमदार जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर ही होता है, जिनका जादू अभी भी चल रहा है। आपके लाख अलग-अलग मुद्दों पर उनसे मतभेद हों, आप उनके आलोचक हों, लेकिन विकल्प अभी भी कोई नहीं है। जब नरेंद्र मोदी होंगे तो जो मैंने अभी डिफरेंस आपको बताया कि 2018 और 2019 में 21% का वोट शेयर का डिफरेंस राजस्थान में हो गया था, वैसा ही कुछ इस बार भी आपको 2023 में देखने को मिले, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए संजय जी। वैसे इस बार अनुमान यह है कि जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे के साथ ही लड़ेगी। वसुंधरा को मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा जी को कोई इस बार महत्व मिलने वाला है, और वैसे भी वसुंधरा जी 2 बार जो है अपने अहंकारपूर्ण रवैये के कारण चुनाव गँवा चुकी हैं। केवल और बिल्कुल। केवल उनके कारण पार्टी हारी थी, नहीं तो यदि थोड़ा-सा भी उन्होंने कोई एडजस्टमेंट कर लिया होता, थोड़ी-सी भी पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई होती, तो 2008 में भी और 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी वापस जीत सकती थी। आपको याद होगा 2018 का नारा कि मोदी तुझसे बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। सही। तो और वो दिखा दिया उन्होंने, यानी कहाँ 38% और कहाँ 59%, 21% का जंप दे दिया सीधे-सीधे विधानसभा बिल्कुल। और लोकसभा में। तो यदि मुझे लगता है कि मोदी के चेहरे के साथ में लड़ेंगे तो अधिक एडवांटेज में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। आप क्या सोचते हैं? सही है, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा एसेट बनी हुई है। इसीलिए हर राज्य में अब उनके अपने प्रदेश में गुजरात में चुनाव हो रहा है और वहाँ मीडिया का खड़ा हुआ एक 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 तीसरा ताकतवर नेता भी इस समय घूम रहा है। जो सर्वे आ रहे हैं, आपका भी जो सर्वे आया था उसमें तो 6 सीटें दी गई थी इनको और जो बाकी भी आ रहे हैं उनमें कोई भी मतलब बहुत दम लगा के अगर कोई कह रहा है हिम्मत जुटा के तो 15-16 तक जाकर के खत्म हो रहा है। लेकिन वहाँ भी अगर आप देखें और अ, जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ इस समय एग्जिस्ट कर रही हैं भारत में, अलग-अलग राज्यों में, उनको मैं कहता हूँ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इस जोड़ी से सीख लेनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए? क्योंकि जितने सर्वे आए हैं उन सब में कहा जा रहा है कि साहब इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत अभूतपूर्व हो सकती है। यानी 2002 में जो 127 सीटें आई थी, उसको भी ये लोग क्रॉस कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आखिरी दिन चुनाव प्रचार के यानी आज जो 89 सीटों के लिए आज प्रचार कार्य बंद हो गया गुजरात में, फिर भी अमित शाह 4 रैली कर रहे हैं। तो ये जो डेडिकेशन है, ये जो समर्पण है, ये क्या दर्शाता है आपको? यानी वो अति आत्मविश्वास में ढील नहीं छोड़ते हैं। उनकी पूरी लीडरशिप, टॉप की भी, प्रदेश की भी, वो पूरी तरीके से लगी रही। इसके विपरीत अगर आप दूसरे दलों को देखें, तो चाहे कांग्रेस हो,
चाहे ये मीडिया का खड़ा हुआ आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है वो हो, इनका क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया तक सीमित दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक आध सभा दिखाई दी, राहुल गांधी 2 बार वहाँ घूम आए, लेकिन क्या 77 अ, सीटें जीतने वाली अ, कांग्रे कांग्रेस पार्टी वहाँ पूरा दम लगा कर के इस बार उस अंतर को पाटने की कोशिश नहीं कर सकती थी? ऐसा नहीं है कि नाराज़ मतदाताओं का प्रतिशत वहाँ कोई कम है, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, लेकिन उसके लिए मेहनत लगानी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है। एक पूरा ब्लूप्रिंट बना कर के जो है अपने हर स्तर के नेताओं को ज़िम्मेदारी सौंपनी होती है। पब्लिक की नज़रों में ये बताना पड़ता है कि हम भी पूरी तरीके से आपके जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर के संवेदनशील भी हैं, समर्पित भी हैं, आपके लिए संघर्ष करने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल जाने को भी तैयार हैं। अगर आप ये भरोसा पब्लिक को नहीं दिला सकते हैं, तब आपको कोई नहीं जिता सकता। और जिस तरह की चीज़ें, और अहमद पटेल के बाद तो वैसे भी वहाँ पर हालात बुरे हैं। जो लीडरशिप है उनके बाद, उनके स्टिंग ऑपरेशन और तमाम दूसरे होटलों के किस्से कहानियाँ जो हैं वो सामने आते रहे हैं, तो लोगों का वैसे ही मोहभंग हो गया है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करे इस बार, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 140-43 सीटें तो शायद आपने भी अपने सर्वे में दिखाई थी, 144 थी शायद। और 144 थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे थोड़ी स्थिति बदली है। बदली इसलिए है कि आम आदमी पार्टी जो है वो वहाँ पे कोलैप्स कर रही है। तो यदि आम आदमी पार्टी, अब ये पता चल जाएगा परसों के चुनाव के बाद में कि क्या स्थिति होती है, और उसके बाद यदि आम आदमी पार्टी की स्थिति, जो हमने 12% उनको वोट शेयर दिया था, यदि वो कम हो जाता है, तो उसी अनुपात में भाजपा जो है वो 144 से नीचे आएगी, क्योंकि फिर कांग्रेस जो है वो सीटें और अधिक निकाल लेगी। उस सर्वे में कांग्रेस को केवल 30 सीटें दी थी। वो इसी कारण थी कि आम आदमी पार्टी उसमें बहुत सारा प्रतिशत उनका ले जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की वो स्थिति नहीं है जो उस ओपिनियन पोल के समय थी। तो गुजरात का संदर्भ देने का, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वहाँ लगे रहने का उदाहरण देने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब वो अपने इजीली जीते हुए राज्य में इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो राजस्थान हो या दूसरे स्टेट हों, वहाँ तो और ताकत लगाते हैं वो, और लगाएँगे ही। उनकी अपनी एक पूरी रणनीति बनती है, मुद्दों पर काम करते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में जब रैलियाँ करते हैं, रोड शो करते हैं, तब बहुत सोच समझ करके हर जगह के लिए रणनीति बनाई जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर संजय जी, राजस्थान में नरेंद्र मोदी होंगे ही। 2014 में उन्हीं के चेहरे की वजह से भाजपा को 25 की 25 सीटें मिली थी, और 2019 में भी 24 तो भाजपा को और 1 बेनीवाल को। तो सारी की सारी सीटें दोनों बार राजस्थान की उन्हीं के चेहरे पर जीती हैं। तो एक बड़ा फैक्टर 2023 में भी, 2024 में भी फिर से नरेंद्र मोदी होंगे ही। जी, और आइए वो आंकड़ा जिसके लिए सभी लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं, और वो आंकड़ा है कि सीटों का क्या अनुमान है। ये है सीटों का अनुमान, यानी 150 से 160, कांग्रेस 20 से 30 और अदर्स 10 टू 20। इस पर आश्चर्य इसलिए ना करें क्योंकि ये एक बार हो चुका है। 2013 में ये हो चुका है, और इससे कम मत प्रतिशत के अंतर पर हो चुका है। हमारा मत प्रतिशत अंतर इस समय 16 दिखा रहा है, उस समय मत प्रतिशत अंतर 12 था, और उस 12% के मत के अंतर पर ही 163 और 21 ये आंकड़ा आया था। तो अब यह हमारा एक, हम ये कहेंगे कि एक प्रिलिमिनरी सर्वे है, और ये ग्राउंड सर्वे नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। ये सर्वे जो है ये उम, फ़ोन के द्वारा किया गया है। अब इसको हम आगे रिफ़ाइन करेंगे क्योंकि अभी 1 वर्ष है पूरा। 1 वर्ष में
बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे बदलाव आएँगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी बदल दें। इसका भी हमने पूछा है कि यदि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो मुख्यमंत्री बदलने की बात पर ये जो मत प्रतिशत है कांग्रेस का वो बढ़ता है निश्चित रूप से। वो कम से कम उसमें 4-5% की बढ़ोतरी होते हुए दिखती है। वो इतनी फिर भी नहीं हो पाएगी कि वो जीत पाएँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं जो बात करता हूँ यहाँ भाजपा के नेतृत्व से भी या भाजपा के और अन्य नेताओं से भी उनसे यही ध्वनि आती है कि वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि वो उनके लिए अधिक आसान है, उनको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घर बैठे जो है वो सरकार उनकी बन जाएगी, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए, अब देखें राहुल गांधी की यात्रा जो है वो शीघ्र प्रवेश करने वाली है। 1 सप्ताह रह गया है उनकी यात्रा को राजस्थान में प्रवेश करने के लिए। तो उनके प्रवेश करने के बाद क्या होगा? यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने बायकॉट की और रास्ता रोको का आह्वान दे दिया था, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। उसके लिए जो है वो लोगों की मान मनोबल की जा रही है। तो जी, अब जी, जी। अधिक प्रश्न तो नहीं आए हैं, एक ही प्रश्न आया है, उस एक प्रश्न को ही हम ले लेते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि अभी भी आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये जय भारत जय पंजाब जी कह रहे हैं कि अब्दुल्ला दामाद एज़ राजस्थान सीएम इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नहीं, ऐसा तो नहीं मान सकते। सचिन पायलट उनके दामाद ज़रूर हैं, लेकिन उनके द्वारा गाइडेड होंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी, जी। जी, तो फिर अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत-बहुत वंदे धन्यवाद संजय जी, और 8 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने पर जयपुर डायलॉग को, आपको, पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद ओंकार जी, धन्यवाद। नमस्कार।